समुद्र के बीचों बीच एक छोटी सी नाव को दिखाने से इस मूवी की शुरुआत होती है, जो पानी में से मछलियां पकड़ रहे थे। जहाज के कैप्टन ने बोतल से पानी पिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। फिर वो अपने साथियों को कहता है जल्दी से पानी का जाल ऊपर खींच लो। लेकिन जब उन्होंने जाल ऊपर खींचा तो जाल में काफी ज्यादा मछलियां तो थी ही, पर उन मछलियों में से अजीब तरह की आवाज आ रही। वो आवाज कैप्टन और बाकी सब ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। इसलिए कैप्टन तुरंत ही अपनी गन लेकर जाल के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। तभी मछलियों वाला जाल जोर जोर से हिलने लगता है और तुरंत ही उसमें से एक अजीब तरह का क्रिएचर बाहर आ गया, जिसके फौरन बाद वो सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं बार्कली नाम के एक आदमी को, जो बड़े मजे से अपने बेड पर सो रहा था। तभी उसे CIA की तरफ से एक कॉल आती है और अगले ही पल उसने अपनी बेटी को उठाया और कहा जल्दी से अपना सारा कीमती और जरूरी सामान पैक कर लो, हम अभी तुम्हारी मॉम के पास जा रहे हैं। फिर वो अपनी बेटी कर्बी को लेकर नीचे आ गया, जहाँ पर पहले से ही एजेंट नीना उसका इंतजार कर रही। बार्कली उसके पास आया और कहता है नीना, हमें एक छोटा सा काम करना होगा। जाने से पहले हमें कर्बी को उसकी मॉम शेरन के पास छोड़ना होगा। दरअसल बार्कली और शेरन का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए अब वो साथ नहीं रहते। तो बार्कली तुरंत ही कर्बी को लेकर उसकी मॉम शेरन के पास आ जाता है और उसे बिना कुछ बताए ही कर्बी को उसके पास छोड़कर नीना के साथ बैठकर चला गया। फिर नीना बार्कली को लेकर एयरपोर्ट पर आ जाती है। वहाँ पर उनकी मुलाकात जनरल हार्वर्ड से हुई, जो उन सबको एक प्राइवेट प्लेन के अंदर बिठाकर तुरंत ही एक इम्पोर्टेंट मिशन की ओर ले जाने लगते हैं। जब वो प्लेन के अंदर सफर कर रहे थे तभी जनरल हार्वर्ड उन सबके पास आए। उन्होंने कहा आपका जो मिशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप सीक्रेट मिशन होने वाला है, आपको कुछ नहीं करना, जैसा मैं कहूँगा वैसा करना है और हर छोटी से लेकर बड़ी डिटेल को सीक्रेट रखना होगा। तभी वो पूरी रात सफर करते हैं और सफर करते करते उन्हें सुबह हो जाती है और 11 घंटों की लंबी फ्लाइट के बाद बार्कली, नीना और जनरल हार्वर्ड अपने सभी सोल्जर्स के साथ एक आइलैंड पर आ गए। वहाँ आते ही उन्हें एक घर के अंदर ले जाया जाता है, जो घर CIA और आर्मी के कंट्रोल में था। अंदर जाते ही बार्कली ये नजारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उन सब ने एक अजीब तरह का क्रिएचर पकड़ रखा था, ऐसा क्रिएचर जो दुनिया ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। वहाँ पर पहले से मौजूद डॉक्टर्स जनरल हार्वर्ड को बताते हैं ये क्रिएचर ना तो आसमान से आया है और ना ही जमीन के अंदर से, बल्कि ये क्रिएचर पानी में से निकला हुआ क्रिएचर है और हमने इसे नाम दिया है होमो एक्वा, यानी ऐसा क्रिएचर जो जमीन पे भी जिंदा रह सकता है और पानी में भी। जनरल ने कहा अब ये जिंदा है कि मरा हुआ है? वो डॉक्टर कहता है इनका दिल नहीं होता, इसलिए ये कहना इम्पॉसिबल होगा कि ये इस टाइम किस हालत में है। आर्मी और FBI के अलावा ये इन्फॉर्मेशन और किसी को भी नहीं पता हो, सिवाय US के प्रेसिडेंट के। तभी पीछे से जनरल हार्वर्ड के पास एक साइंटिस्ट आया। उसने कहा हमें ये मोती इसके गले में से मिला है, हमने इसकी जांच की, लेकिन ये आम और सिंपल मोती के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि हम इसके गले में ही इसे वापस रखते हैं। ऐसा करने के तुरंत बाद ही जनरल अपने सभी सोल्जर्स को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन पीछे बार्कली होमो एक्वा के पास अकेला था। उसने होमो एक्वा को अपनी जिंदगी में सभी लोगों की तरह पहली मर्तबा देखा था, इसीलिए वो होमो एक्वा को देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो होमो एक्वा के पास आया और उसे देखकर जीसस का सिंबल बनाने लगता है और तभी वो सीन कट हो गया। हम देखते हैं जनरल को, जो आइलैंड के एक छोर पर बैठा हुआ हैवी अल्ट्रासोनिक मशीनों को इंस्टॉल कर रहा था। दरअसल जनरल का ये मानना था अगर ये होमो एक्वा एक है तो इसके साथ के और लोग भी नीचे होंगे। हम जैसे ही इस सिग्नल को ऑन करेंगे तो होमो एक्वा के साथ ही इस सिग्नल को सुनते हुए यहाँ पर जरूर आ जाएंगे। जब वो यहाँ पर आएंगे तो हम उनके साथ एक सौदा करेंगे और तभी वो सिग्नल्स को ऑन कर देते हैं। वो सिग्नल्स इतने ज्यादा मजबूत थे कि वहाँ पर खड़े हुए इंसान तक वाइब्रेट करने लगे। जैसे ही वो सिग्नल खत्म होते हैं तो जनरल कहते हैं हमें अब इंतजार के अलावा और कुछ भी नहीं करना। इंतजार करते करते जैसे ही रात हुई तो बार्कली बाकी सभी सोल्जर्स के साथ एक कैंप के अंदर आकर सो जाता है, लेकिन उस होमो एक्वा के पास 2 सोल्जर्स अभी भी ड्यूटी कर रहे थे, जो आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ भी अनहोनी नहीं हो सकती। लेकिन तभी उन सोल्जर्स में से जब लड़के वाला सोल्जर ड्रॉअर में से कुछ खाने को निकालने आता है कि तभी उनके नीचे वाली जमीन हलचल करने लगती है। जब लड़की सोल्जर जमीन पर चलने की कोशिश करती है तो वो जमीन एक दलदल में बदल गई और देखते ही देखते वो लड़की जमीन के अंदर धंसने लगती है। वो जमीन जो पहले मिट्टी से बनी हुई थी अब पता नहीं कैसे उसमें पानी आ चुका था। दूसरे सोल्जर ने अपनी दोस्त की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो दलदल उस सोल्जर को भी नीचे खींचता चला जाता है। सबसे पहले वो लड़की मारी गई और बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके वो सोल्जर नीचे धंसने लगा, मगर वक्त रहते उसने रेडियो को ऑन किया और बाकी के सभी सोल्जर्स को अपनी लोकेशन और अपनी हालत के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। कैंप में मौजूद सभी लोग उस रेडियो पर चीखे सुनने की वजह से तुरंत ही उठ गए, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो लड़का भी दलदल के अंदर धंसकर मारा जाता है। इसके तुरंत बाद ही दलदल में से एक और होमो एक्वा बाहर आता है, जो एक ही झटके में अपने दूसरे साथी को फ्री करके अपने साथ ले गए। इतने में वहाँ पर सभी सोल्जर बार्कली, कैप्टन नीना और जनरल हार्वर्ड भी आ गए, लेकिन तब तक वो जमीन जो पहले दलदल बन चुकी थी अब एक मरतबा फिर से ठोस जमीन बन जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर बार्कली की नजर जमीन में धसी हुई एक चीज पर पड़ी। जब बार्कली ने उसे बाहर निकाला तो वो कोई और नहीं बल्कि जिस चेयर पर वो सोल्जर्स बैठे थे ये वही चेयर। बार्कली कहता है इतनी जल्दी यहाँ पर रेत का तूफान तो नहीं आ सकता। तभी जनरल ने कहा हमें मरने वाले सोल्जर के रेडियो पर बात करनी चाहिए। जनरल ने जैसे ही उस रेडियो पर अपना मैसेज भेजा तो वो रेडियो का मैसेज दूसरी तरफ से जमीन के अंदर से आने लगा। ये जानने के बाद जनरल और वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर आखिर वो होमो एक्वा यहाँ से कैसे गायब हुआ और तो और वो 2 सोल्जर्स जो बहुत ज्यादा ट्रेंड थे वो जमीन के अंदर किस तरह धंस गए। खैर इन सब
सब सवालों के जवाब तो उन्हें नहीं मिलने वाले। लेकिन तभी वो सब बाहर आकर ठीक उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर आज दोपहर उन्होंने पानी के नीचे होमो एक्वास को सिग्नल भेजा था, क्योंकि पानी में से एक होमो एक्वा अचानक बाहर आ गया। सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, लेकिन जनरल हावर्ड ने कहा कोई भी इस पर गोली नहीं चलाएगा, ये जीव बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। हमने देखा ट्रांसलेटर्स को जो जनरल हावर्ड के कहने पर इंसानों और होमो एक्वा के दरमियान हो रही बातचीत को ट्रांसलेट करने के लिए रेडी थे। तभी होमो एक्वा अपनी लैंग्वेज में कुछ आवाजें निकालने लगता है। ट्रांसलेटर्स ने ट्रांसलेट करके बताया कि वो आपको हेलो बोल रहे हैं। जनरल ने कहा हम आपको पूरी इंसानियत की तरफ से हेलो बोलते हैं। लेकिन इस बार होमो एक्वा कहता है आखिर तुम होते कौन हो जो पूरी इंसानियत या इंसानों की तरफ से हेलो बोल सकते। तभी जनरल कहता है मुझे माफ कीजिए, हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से आपको हेलो बोलते हैं। जिसके जवाब में होमो एक्वा कहता है तुमने हम में से एक को बंदी बना रखा, चलो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। जनरल कहते हैं मुझे माफ कीजिए, हमें नहीं पता था, हमें लगा शायद वो एक अकेला क्रिएचर है जिसका ना आगे कोई है ना पीछे, और वो हमारे लिए खतरनाक ना हो, इसलिए हमें ये कठिन फैसला उठाना पड़ा। तभी होमो एक्वा बोलता है चलो अब मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ से मैं पूरी इंसानियत से एक ही बार में बात कर पाऊँ। जनरल कहते हैं माफ कीजिएगा, जो आप मांग रहे हो बिल्कुल इम्पॉसिबल। लेकिन अगले ही पल होमो एक्वा ने कहा हमारे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस तुमसे प्यार से एक रिक्वेस्ट की, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो ये सब कुछ हम पे छोड़ दो। तभी उसके एक इशारे पर पीछे से हजारों और लाखों की तादाद में होमो एक्वास पानी से बाहर आ जाते हैं। और ये सिर्फ उसी जगह पे नहीं हो रहा था, बल्कि दुनिया के हर एक कोने में जहाँ जहाँ भी पानी था वो वहाँ से बाहर आकर इंसानों को देखने लगे। इसके तुरंत बाद ही होमो एक्वा उनसे कहता है आप अपनी सेफेस्ट बिल्डिंग के अंदर पानी में से होता हुआ एक रास्ता बाहर निकालो, उस रास्ते में से होते हुए हमारी रानी आपसे मुखातिब होंगी और बाकी की बातचीत वही करेंगे। तभी सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं पूरी दुनिया में हलचल मची हुई को, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अचानक से ये स्पीशीज पानी में से निकलकर बाहर आई और पूरी इंसानियत को इकट्ठा करके अपनी रानी के सामने मुखातिब होने का कहने लगे। ऐसा करने के लिए इंसानों ने बड़े बड़े पाइप्स को सील करके उन्हें समुद्र की गहराइयों में भेज दिया, ताकि उनके गेट्स को ओपन करने के बाद समुद्र में से पानी ऊपर आ जाए। और होमो एक्वा के कहने के अनुसार वहाँ से रानी उनसे मुखातिब होंगी। महज 4 दिनों के अंदर ही इंसान वो सेटअप पूरा कर लेते हैं और 4 दिनों के अंदर ही एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसमें सब देशों का एक एक आदमी मौजूद है। और रानी के कहने के अनुसार अब वो पूरी इंसानियत से मुखातिब होने वाली। लेकिन उससे पहले हमें यूएनओ की फॉरेन मिनिस्टर दिखाई जाती है। उन मिनिस्टर का नाम होता है शैलोमी। अब आगे से जो कुछ भी बातें होंगी, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगी, उन सब चीजों को यही मैनेज करने वाली है और ये भी पूरी इंसानियत की तरफ से एक नुमाइंदा होंगी। वो बिल्डिंग में मौजूद हर एक इंसान को कहती हैं आप सब लोग शांत हो जाइए और कोई भी बातचीत के दौरान नहीं बोलेगा। हमने एक एम्बेसडर को चुना है, सिर्फ वही होमो एक्वा की रानी से बातचीत करेंगे और तो और वो एम्बेसडर भी वही बोलेगा जो हम उसे बोलने को कहेंगे। इतने में ही शैलोमी के कहने पर टनल्स में से पानी को आने का रास्ता दे दिया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके चेंबर के अंदर पानी भरने लगा। तभी गेट्स को ओपन कर दिया गया और चेंबर ऊपर तक भर जाता है, जिसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं वहाँ पर 3 लाइफ फॉर्म्स को, जिनमें से 2 तो पहले बाहर आ गए, जबकि तीसरा एक मछली। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर एक चौथी लाइफ फॉर्म भी आ जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि होमो एक्वा की रानी ही थी। जैसे ही वो चेंबर के अंदर आई तो उसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ानी शुरू कर दी। वो हर एक इंसान को काफी गहराई से एनालाइज करती है और देखती है कि कहीं इन सब से हमें कोई खतरा तो नहीं। फिर रानी के सामने शैलोमी का चुना हुआ एम्बेसडर आ गया। वो रानी को कहता है मैं पूरी इंसानियत की तरफ से आपका इस दुनिया में वेलकम करता हूँ। रानी ने कहा मुझे इस ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों की तरह सारी जुबानें बोल सकती। फिर वो रशियन बोलती है, स्पेनिश बोलती है, अरेबिक बोलती है और तो और इंग्लिश भी बोलती है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये लाइफ फॉर्म इंसानियत से बहुत ज्यादा एडवांस। सराबे की ये बात सुनने के बाद एम्बेसडर कहते हैं चलिए हम आपके लिए एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। लेकिन तभी सराबी ने एम्बेसडर की बात को काटा और वो कहती है कि हम उस आदमी से बात करेंगे। दरअसल वो बार्कली की ओर इशारा कर रही थी और खुद बार्कली भी ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ना तो वो सराबी को जानता है और ना तो उसे किसी चीज का पता है। वो तो बस एक मामूली सा ऑर्गेनाइजर था। तभी बार्कली अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और वो सराबी को कहता है आपको कोई गलत फहमी हुई, मैं इतनी बड़ी बातचीत के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं। मगर सराबी कहती है हमें क्वालिफाइड नहीं चाहिए, हमें दिल का साफ इंसान चाहिए। हमने देखा था जब तुमने हमारे होमो एक्वा के सामने अपना क्रिश्चियन वाला सिंबल बनाया तो हमें तुम एक अच्छे आदमी लगे, इसलिए अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे से ही, और तुम्हारे पास 1 दिन है, जल्दी से क्वालिफाइड हो जाओ वरना हमारे कहर का नजारा देखना। अगले ही पल वो मीटिंग खत्म हो जाती है और बार्कली को लेकर सीआईए वाले बाहर आ गए। बाहर उसकी मुलाकात मिनिस्टर शैलोमी से हुई। शैलोमी ने कहा हमने तुम्हारे डेटाबेस को छान मारा है और तुम किसी तरह भी उन होमो एक्वा से जुड़े हुए या उनके बंदे नहीं लगते, और सिर्फ तुम्हारे उस क्रिश्चियनिटी के सिंबल को देखने की वजह से तो वो तुम्हारी आशिक हुई नहीं है। तो सच सच बता दो तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है। लेकिन बार्कली कहता है मैं तो खुद हैरान हूँ और मैं खुद भी इस चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता, आप प्लीज मुझे गायब कर दीजिए और झूठी अफवाह फैला दीजिए कि मैं मारा गया। लेकिन एम्बेसडर कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, ये पूरी इंसानियत का सवाल है और हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें कल होमो एक्वा से होने
होने वाली मीटिंग के लिए तुम्हें रेडी करना होगा। जहाँ हम देखते हैं शेरन और बार्कली की बेटी कर्बी को, जिन्हें CIA वाले तुरंत ही कस्टडी में ले लेते हैं। इसके फौरन बाद हमने देखा शेलोमी को, बार्कली को और कुछ CIA के एजेंट्स को, जो पूरी दुनिया से छुपकर होमो एक्वा की रानी सराबी को अपने पास बुलाते हैं, ताकि वो सराबी को इस बात पर मना सके कि बार्कली ये सारी बातचीत करने के लायक बिल्कुल भी नहीं। मगर सराबी कहती है, यहाँ तुम लोग इंचार्ज नहीं हो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही इंचार्ज है और वो हूँ मैं। चलो मैं तुम्हारी ये गुस्ताखी माफ कर देती हूँ कि तुमने मुझे आधी रात को बुलाया। और हाँ, अगर तुम हमें हल्के में ले रहे हो तो मैं एक बात तुम्हें अच्छी तरह से बता दूं, हम हवा को पानी में बदल सकते हैं, मिट्टी को पानी में बदल सकते हैं, और तो और हवा और पानी गायब भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने तुम्हारी कस्टडी के अंदर हाई सिक्योरिटी में रखा हुआ होमो एक्वा गायब कर दिया था। तो इसीलिए इस आदमी को तैयार करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। बातचीत की नाकाम कोशिश के बाद वो सीन कट हो गया। फिर हमने देखा उस लैब का सीन जहाँ पर होमो एक्वा के टिश्यूज पर रिसर्च की जा रही। उन टिश्यूज में से कुछ टिश्यूज के सेल्स को एक साइंटिस्ट चुरा लेता है और सबसे छुपता छुपाता हुआ एक काली गाड़ी में बैठे हुए आदमी को लाकर दे देता है। ये आदमी कौन था इसके बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा। तभी वो सीन कट हुआ और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर फाइनली शेलोमी ने बार्कली को एम्बेसडर बनाकर चेंबर के सामने खड़ा कर दिया था। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि बार्कली की एक छोटी सी गलती पूरी इंसानियत का नामो निशान तक मिटा सकती है। अगले ही पल चेंबर के अंदर पानी भरने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर सराबी और उसके 2 गार्ड्स आ गए। वो चेंबर से बाहर आई और बार्कली से कहती है, हमें पानी चाहिए। बार्कली कहता है, पानी? पानी से तुम्हारा क्या मतलब है? बार्कली की बात पूरी नहीं हुई थी, तभी सराबी ने कहा, हमें 1 गिलास पानी चाहिए, वो भी ये पास वाली नदी में। इसलिए शेलोमी के कहने पर आर्मी वाले 1 गिलास पानी ले आते हैं। उसी दौरान बार्कली को पीछे से शेलोमी कहती है, अब तुम अपनी मर्जी से और कुछ भी नहीं बोलोगे, स्क्रीन पर जो टेक्स्ट आ रहा है चुपचाप उसे पढ़ते रहना। और इतने में वहाँ पर पानी भी आ गया, जो दिखने में बहुत ही घटिया क्वालिटी का लग रहा होता है। बार्कली पानी की ओर देखता है और सराबी को बोलता है, पानी को डिकंटेमिनेट करने की जरूरत है, यानी इसे एक मर्तबा साफ करने की जरूरत है। पहले हम इसे साफ करेंगे, फिर हम आपके चेंबर में रख देंगे। लेकिन सराबी कहती है, ये पानी हमारे लिए नहीं है, बल्कि इसे तो तुम पूरी दुनिया के सामने पियोगी। सराबी की बात सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। पीछे से शेलोमी बार्कली को कहती है, बार्कली चाहे जो कुछ भी हो जाए, जोश में आकर उस पानी को मत पीना, वो पानी पूरी तरह इन्फेक्टेड है और हो सके तो उसे छूना भी मत। लेकिन बार्कली कहता है, बताओ तो सही, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तभी उसकी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आता है और वो सराबी से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन ये पानी मैं नहीं पी सकता। सराबी ने कहा, आखिर क्यों नहीं पी सकते? जिसके जवाब में बार्कली कहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वायरसेस हैं और मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों करवा रही हो। हम इंसानों ने पानी को गंदा कर दिया और तो और इसमें पोल्यूशन फेंकी, जिस कचरे ने आपका जीना हराम कर दिया होगा। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, पूरी इंसानियत इस चीज के लिए शर्मिंदा है। हम इसे ठीक करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। बार्कली की ये बात सुनकर सराबी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, लेकिन तभी इंसान यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। शेलोमी ने तुरंत ही बार्कली से कहा, तुरंत ही अपना प्रस्ताव रखो। इसलिए जो कुछ भी टेक्स्ट स्क्रीन पर आता गया, बार्कली उसे पढ़ता गया। बार्कली ने कहा, हमारे साइंटिस्ट ने यह बात कंफर्म कर दी है कि हम 2075 तक पानी में मौजूद सारी गंदगी को 30% तक साफ कर देंगे, लेकिन इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। आप भी उस गंदगी को साफ करके जमीन पर ले आना। यहीं पर बार्कली सबसे बड़ी गलती कर देता है और सराबी को बार्कली की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। सराबी ने कहा, हमें आपकी मदद की जरूरत है ही नहीं। जिस काम को करने में आपको 200 साल लगेंगे, हम उस काम को 2 घंटों में कर देंगे। लेकिन हम चाहते थे कि आप थोड़ी सी और एफर्ट पुट करो, तुम लोग हमेशा की तरह निखट्टू ही रहोगे। तभी स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है और बार्कली ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, अगर आपको बुरा लगा है तो हम अपनी पूरी कोशिश कर देंगे, जी जान लगा देंगे, लेकिन आपको कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। सराबी कहती है, लगता है तुम क्लियर नहीं हो, तुम्हें अब तक मेरी ताकत का अंदाजा तक नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम वही सब कुछ बोल रहे हो जो तुम्हारे हेड तुम्हें कहते हैं, और इंसानों को जब तक लाइव कुछ ना दिखा दिया जाए तब तक वो यकीन भी नहीं करते। 4000 सालों से तुमने पानी को नुकसान पहुंचाया और अब 40 मिनट के लिए हम तुम सब लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। इतना कहते ही सराबी ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया और तभी आसमान पर काले बादल मंडराने लगे और थोड़ा सा कचरा गलियों में यहाँ वहाँ फैलने लगता है। हमने देखा कर्बी और उसकी मोम शेरन को, जो एक काम के सिलसिले में घर से बाहर निकले थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में आसमान से कचरे की बारिश होना शुरू हो जाती है। ये नजारा देखकर पूरी इंसानियत दंग रह गई। दरअसल ये वही कचरा था जो इंसानों ने अब तक समुद्र में फेंक रखा और अब वो एक ही साथ पूरी दुनिया में बरस रहा है। समुद्र के अंदर हर छोटी से लेकर बड़ी चीज जो इंसानों ने जमीन से फेंकी है वो बाहर आ रही। जहाँ तक के टाइटैनिक भी, जो आज से तकरीबन 80 साल पहले डूबा था, वो भी जमीन पर आ जाता है। और तो और बिल्डिंग में मीटिंग को डिसमिस कर दिया गया। लेकिन जाने से पहले बार्कली सराबी को कहता है, प्लीज ऐसा मत करो। तभी नीना बार्कली को लेकर वहाँ से चली जाती है। इतने में ही बार्कली को कर्बी और शेरन का फोन आया, जो अभी भी बाहर गाड़ी के अंदर ही। फोन के दौरान ही उनके ड्राइवर पर एक जोरदार पत्थर गिरता है, जिससे बेचारा ड्राइवर मारा गया। शेरन कहती है, कर्बी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो और तुरंत ही भागना शुरू कर दो और मेरी चिंता मत करना। कुछ देर भागने के बाद कर्बी बार्कली के पास पहुंच जाती है, लेकिन वक्त रहते बार्कली ने उस पर एक लोहे का एंकर गिरने से बचा लिया, जिससे बेचारी कर्बी मरने से बाल बाल बची। बस इतना ही था कि दुनिया में हर जगह सिर्फ और सिर्फ इसी कचरे की बारिश की बातें होने लगी, क्योंकि ये
बारिश पूरी दुनिया में हो रही। शेलोमी, बार्कले, जनरल हार्वर्ड और बाकी के सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि होमो एक्वा के पास अनगिनत ताकत थी। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं 6 दिन बाद का सीन, जहाँ सभी लोग उसी बिल्डिंग में बैठे थे जहाँ पर सराबी और एम्बेसडर बार्कली की एक मर्तबा फिर से बातचीत होने वाली। जब सराबी चेंबर से निकलकर बाहर आई तो सराबी कहती है, आज सबसे पहले मैं बात की शुरुआत करूंगी। हमने आपको हमारी ताकत का सिर्फ छोटा सा नमूना दिखाया है और मुझे पता है कि आप लोग ये नमूना देखकर बहुत ज्यादा चौंके होंगे, जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंसानों की औकात हमारे सामने चींटियों से भी बदतर है, इसलिए आप इस धरती पर रहना डिजर्व ही नहीं करते। लेकिन फिर भी हम आप पर एक एहसान करने वाले हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया का पानी चाहिए, बाकी जमीन आपकी हुई। पीने लायक पानी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जहाँ कहीं भी पानी होगा, नदियाँ, नाले, समुद्र, झील, वो सभी हमारे अंडर होगा। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद हर एक आदमी सोच में पड़ गया, क्योंकि पृथ्वी तो 70% पानी से बनी हुई है और अगर वो ही इन होमो एक्वा को दे दिया जाएगा तो इंसान घुट घुट कर मारे जाएंगे। तभी उनमें से एक आदमी उठता है और सराबी को गंदी गंदी गालियां देने लगा। उसने कहा, हमारी आधे से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पानी के जरिए ही होती है। अगर तुम वो ही रोक दोगे तो बताओ हम खाना कहाँ से खाएंगे? और अगर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स या जहाजों के जरिए करनी शुरू कर दी तो इसमें बहुत टाइम और बहुत खर्चा होगा। लेकिन तभी सराबी कहती है, मुझे लगता है कि तुम समझे नहीं। मैंने कहा पानी के ऊपर सारा आसमान भी हमारा, यानी आप ऊपर से ना तो कश्ती के जरिए जा सकते हो, ना पानी के नीचे से जा सकते हो और ना ही ऊपर से कोई जहाज उड़ा सकते हो। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद हर एक आदमी अब अपने आपे से बाहर होने लगता है, क्योंकि सराबी की ये शर्त मानने लायक नहीं। जब वहाँ पर मौजूद कुछ लोग सराबी को गालियां देने लगते हैं कि तभी सराबी अपने आप को फीमेल से मेल में चेंज कर लेती है। जैसे ही सराबी ने ऐसा किया तो वहाँ पर सभी लोगों की बोलती बंद हो गई। और तो और अब सराबी की आवाज भी बहुत भारी हो चुकी। उसने कहा, अब बहुत हो गई आप सबकी तू मैं, अब हम और यहाँ नहीं आएंगे। वो वक्त आ गया है जब आप लोग हमारे पानी के अंदर आओ। फिर उसने एक ही इशारा किया और सभी स्क्रीन्स पर ऑटोमेटिकली वो लोकेशन आ गई, जिस लोकेशन में आज से ठीक 7 दिनों बाद इंसानों को होमो एक्वा से मिलने जाना था। और वो लोकेशन धरती पर पानी का सबसे गहरा हिस्सा होता है, जहाँ पर इंसान आज तक नहीं गए, क्योंकि इतने पानी के अंदर जाते ही पानी का प्रेशर आपको कुचल देगा। मगर सराबी कहती है, किसी तरह भी करके आप वहाँ तक पहुँचो। अगर तुम लोग 7 दिनों बाद वहाँ पर नहीं आए तो हम जमीन के हर एक गण को पानी में बदल देंगे और अंदाजा लगा लो आपके साथ कितना बुरा होगा। इसी के साथ पार्ट 1 यही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।